फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इससे रिलेटेड पहले 2 वीडियो जो हैं मैं बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहाँ जाकर उस लिंक पर क्लिक कर पहले के 2 वीडियो देख सकते हैं। आज हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड पार्ट 3 जो है वो देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का पार्ट 3, एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो बैंक होती है, ये कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों के लिए कई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसमें से कुछ सर्विसेज तो फ्री होती हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके लिए मिनिमम शुल्क या चार्ज जो है वो लिया जाता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक अपने ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, कलेक्टिंग पेमेंट्स ऑन चेक्स, बिल्स एक्सेट्रा। ग्राहकों के लिए चेक, बिल आदि का भुगतान का संग्रहण। यहाँ पर बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा जो जमा कराए गए चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है, इन सारी चीज़ों का जो भुगतान है वो प्राप्त कर उनकी जितनी भी राशि होती है उसको ग्राहकों के खाते में जमा कर देते हैं। मीन्स कि जो पेमेंट होती है उसको कलेक्ट करते हैं और जो भी राशि चेक में होती है उसे ग्राहकों के खाते में, अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। जिनका करेंट अकाउंट होता है, ऐसे जो व्यापारी होते हैं, उनके लिए इस प्रकार की सर्विस जो है वो फ्री होती है। परंतु यदि चेक अदर प्लेसेस के हैं या अन्य स्थानों के हैं तो उनका जब कलेक्शन किया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज जो होता है वो यहाँ लिया जाता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल्स। चेक, बिल आदि का भुगतान। बैंक जहाँ पर चेक, बिल्स कलेक्ट करती है वहीं पर उनकी पेमेंट भी करती है। मीन्स कि बैंक अपने कस्टमर के द्वारा जो लिखे गए चेक हैं या जितना भी अमाउंट लिखा गया है उसकी पेमेंट भी करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि वह अपने जो कस्टमर हैं उनसे बिल भी स्वीकार कर लेते हैं और जो भी डेट दी गई है उस पर उसका क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक के आदेश पर वह उनके द्वारा जो स्वयं के स्वीकार किए गए बिल है उसका भी भुगतान कर देते हैं। इसके लिए उन्हें ग्राहकों से कुछ शुल्क लिया जाता है, मतलब ग्राहकों से कुछ फीस जो है वो ली जाती है इसके लिए। नेक्स्ट है मेकिंग एंड कलेक्टिंग अदर रेगुलर पेमेंट। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उसका प्रीमियम है, मकान का किराया है, ब्याज है और भी ऐसी कई राशि होती है जिसकी पेमेंट कर देता है। ऐसी राशि या ऐसा मनी जो निश्चित होता है और जिनकी पेमेंट भी नियमित रूप से करनी होती है। इससे रिलेटेड या जो पेमेंट करनी होती है उससे संबंधित जो ग्राहक होते हैं वो बैंकों को अपने स्टैंडिंग ऑर्डर लिखकर दे देते हैं, जिसमें कितनी धनराशि, भुगतान की तिथि कब करनी है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ग्राहक बैंक को उससे संबंधित जानकारी देते हैं और बैंक जो है इससे संबंधित राशि को समय पर भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए बैंक जो है वह कुछ शुल्क या फीस जो है वो भी लेता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग रेमिटेंस फैसिलिटीज़। बैंक के द्वारा जो अपने कस्टमर होते हैं उनकी सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। खैर, प्रेजेंट में यदि देखा जाए तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई है। आसानी से हम जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है उसको कर सकते हैं, मतलब अपनी जो राशि है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भी भेजी जा सकती है। नेक्स्ट है परचेसेस
एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज़, अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। तो देखते हैं ये क्या होती है। बैंक अपने कस्टमर के आदेश पर विभिन्न प्रकार की शेयर्स, ऋणपत्र, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं। इस दिशा में उनका पर्याप्त ज्ञान होने के कारण वह ग्राहकों को समय समय पर इससे संबंधित जानकारी भी प्रदान करते हैं या इनका क्रय विक्रय उचित समय तथा मूल्य पर कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है वह भी अपने कस्टमर को देते हैं। स्टेट बैंक एवं सेंट्रल बैंक ने स्टॉक इन्वेस्ट योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत शेयर आवंटित होने तक विनियोजकों की राशि बैंक के खाते में जमा की जाती है। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं उनके द्वारा निर्गमित जितने भी शेयर्स होते हैं या जो उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और जब वे ये कार्य करते हैं तो अंडरराइटिंग कमीशन भी लेते हैं। इसे ये अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, जिसमें सिक्योरिटी को बेचने का दायित्व बैंक अपने ऊपर ले लेता है, जिसके लिए वह कुछ शुल्क जो है वह भी क्या करता है, लेता है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। विकसित देशों के बैंक प्रायः अपने यहाँ एक विशेष विभाग रखते हैं जो ग्राहकों की पूंजी निवेश जितनी भी कैपिटल होती है उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनको सलाह देते हैं या उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से वह अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें। विकासशील देशों के कुछ बैंक भी इस प्रकार की सुविधाएं अब देने लगे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो लेटर ऑफ रेफरेंसेस, संदर्भ पत्र, एक्टिंग एज ट्रस्टीज़, ETC एक्सेट्रा, इस तरह के कार्य जो होते हैं वो भी क्या करती है, बैंक जो है करती है और अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रदान करती हैं। अब इसके बाद हमारा जो फंक्शन है वह है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, साख का सृजन। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट या साख के सृजन या साख का निर्माण करना, ये भी बैंक का प्रेजेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसीलिए इस फंक्शन को प्राइमरी फंक्शन के रूप में जो है वह स्वीकार किया जाने लगा है। यहाँ पर बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह साख का सृजन मतलब उसका निर्माण भी करती है, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाना का उद्देश्य जो है वो बैंक का होता है, जिसके लिए वह अपनी जितनी भी शेयर कैपिटल होती है या जो भी जमा धन होता है उसकी कुल राशि से कहीं अधिक ऋण देते हैं। मीन्स लोन बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, और जितना भी लोन दिया जाता है उस लोन के बदले उन्हें जितना भी ब्याज मिलता है या जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट को और ज़्यादा फिर लोन के रूप में देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो बैंक जो है साख के निर्माण का कार्य भी करते हैं। इससे रिलेटेड भी यदि देखें तो आधुनिक समय में जो अर्थशास्त्री है उसमें बहुत मतभेद है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो बैंक है वो साख का निर्माण करते हैं, बट कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैंक साख का निर्माण नहीं करते, क्योंकि वे अपने पास जमा रकम से ज़्यादा उधार नहीं दे सकते हैं। परंतु एक वर्ग ऐसा भी है अर्थशास्त्रियों का जो ये मानता है कि बैंक साख का निर्माण या क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। टू मेथड्स ऑफ क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन की दो मेथड है। साख निर्माण करने के दो तरीके हैं। एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन मतलब थ्रो पेपर मनी। बट थ्रो पेपर मनी को यदि देखें तो ये जो है कमर्शियल बैंक का काम नहीं, बल्कि जो सेंट्रल बैंक होती है उसी की मोनोपोली होती है जो पेपर मनी होती है उसको जारी करने में। अब यहाँ पर हम सेकंड देखेंगे, थ्रो इनिशियल एंड डिराइव्ड डिपॉजिट। यहाँ पर
दो प्रकार के हैं, एक तो प्राइमरी डिपॉजिट्स है और एक डिराइव्ड डिपॉजिट्स है। प्राइमरी डिपॉजिट से मीन्स होता है कि जो डिपॉजिटर होते हैं वो बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जो जमा की गई राशि होती है, मतलब कि कैश डिपॉजिट जो होता है वही प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है। मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो या इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं इसे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो किसी बैंक में 1,000 रुपये के नोट या सिक्के जमा करता है, तो इस तरह का जो डिपॉज़िट है ये हमारा प्राइमरी डिपॉज़िट हो गया। अब सेकंड आपका ड्राइव डिपॉज़िट की यदि हम बात करते हैं, तो ड्राइव डिपॉज़िट जो होता है उसमें क्या होता है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के आशय से उसके खाते में कुछ राशि लिख देती है, तब इस प्रकार से जो उत्पन्न हुई जमा होती है, जो डिपॉजिट होता है, वह ड्राइव्ड डिपॉजिट या व्युत्पन्न निक्षेप जो है वह कहलाता है। इस प्रकार से ये जो व्युत्पन्न जमा होती है या ड्राइव्ड डिपॉजिट होता है, यही एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिट डिपॉजिट है या इसको सेकेंडरी डिपॉजिट भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी बैंक से 50,000 का मान लीजिए लोन लेता है, तो बैंक क्या करती है कि ये 50,000 की जो राशि होती है वो कैश के रूप में नहीं देती है, बल्कि उसके खाते में क्या करती है, जमा कर देती है। अब कस्टमर को जब जितने रुपए की आवश्यकता होती है वह उसका चेक लिखकर उसे छोटी छोटी रकम निकालता रहता है, तब तक वह राशि जो होती है वो उसके खाते में रहती है। इस तरह से ये जो राशि होगी, ये इस तरह का जो डिपॉजिट्स होता है वो डिराइव्ड डिपॉजिट्स कहलाता है। इस तरह से व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन करना होता है। मीन्स कि डिराइव्ड डिपॉजिट का क्रिएशन ही क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। मीन्स बैंक जितना अधिक से अधिक ऋण देगी उतना अधिक से अधिक क्रेडिट डिपॉजिट जो है वो उत्पन्न होगा। इस तरह से लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स क्रिएट लोन्स। या इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं या एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझा जा सकता है कि बैंक जितनी भी राशि जमा होती है उसका एक पार्ट जो होता है वो लिक्विड के रूप में या कैश के रूप में अपने पास रखता है, क्योंकि जब ग्राहक को आवश्यकता होती है तो उसके उस पार्ट को वो ग्राहक को दे सके। मीन्स किसी ग्राहक ने यदि 100 रुपीज़, मान लीजिए 100 रुपये जो है वो बैंक में जमा किए, तो इस 100 रुपीज़ का 20% उसे क्या करना पड़ेगा, कैश के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे जब भी ग्राहक को आवश्यकता होगी वो क्या कर सकता है, इसको देगा। मीन्स 100 रुपीज़ का 20% मीन्स कि 20 रुपीज़ वो अपने पास रखेगा और बाकी जो 80 रुपीज़ है वो क्या करेगा, दे देगा या ऋण के रूप में दे देगा। इस तरह से ये जो 80 रुपीज़ हुआ ये क्या हो गया, डिराइव्ड डिपॉजिट हो गया, मीन्स क्रेडिट डिपॉजिट। क्रेडिट मल्टीप्लायर या बैंक डिपॉजिट मल्टीप्लायर के द्वारा हम इसे मेज़र भी कर सकते हैं, मतलब कि जो क्रेडिट क्रिएशन है उसे हम इसके द्वारा मेज़र किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/R। आर से मीन्स होता है बैंकों द्वारा रखे जाने वाला जो कैश होता है या लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसका परसेंटेज जो है वो आर कहलाता है। मीन्स कि यदि हम देखें तो इसे हम 1/20% मीन्स कि 100/20 इस तरह से क्या कर सकते हैं, 5, हमारा आंसर आएगा 5। मीन्स कि यदि हमने इनिशियली डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ किया है तो वह 5 गुना बढ़कर 5,000 हो जाएगा, और जिसमें से 4,000 जो है वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड डिपॉजिट हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 बैंक हैं, ए, बी, सी और डी। ए बैंक में इनिशियल अमाउंट जो है वो 1,000 रुपीज़ का जमा किया। अब इसका 20% जो है वो कैश के रूप में रख लिया, मीन्स कि 200 जो है वो कैश के रूप में रख लिया, और फिर 800 जो है
वो इसकी डिराइव्ड डिपॉजिट हो गई। मीन्स कि बैंक, जो बी बैंक है, उसको उसने क्या किया, 800 जो है वो क्या कर दिया, ऋण के रूप में दे दिया। अब फिर इस 800 का 20% जो है उन्होंने कैश के रूप में रखा, और फिर जो 640 रुपये जो है फिर बैंक सी को जो है वो ऋण के रूप में दे दिया। तो अब यहाँ पर 640 रुपये हो गए। फिर इसका 20% कैश के रूप में रखा, 128। अब इसमें से 512 बचा, तो ये फिर क्या किया उन्होंने, बैंक डी को दे दिया। बैंक डी के पास इतने रुपए हो गए। फिर इसने क्या किया, 20% रखा इसका कैश के रूप में, और फिर 410 जो है फिर डिराइव्ड डिपॉजिट हो गया। इस तरह से यदि हम इसका टोटल देखेंगे तो मीन्स कि यदि देखें तो जो 5000 की टोटल जमा राशि है उसमें से 1000 जो है बैंक ने अपने पास कैश के रूप में रखा, और जो 4000 है वो उसका क्या हो गया, डिराइव्ड डिपॉजिट हो गया। इस तरह से हम 1/r जो फॉर्मूला है बैंक डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, इसके थ्रू ये देख सकते हैं। इसके थ्रू हम क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो है उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भी बैंक करती है, जिसमें इसके धन की व्यवस्था करने के लिए वह व्यापारियों से जो बिल और उनकी जो हुंडियाँ होती हैं उसको भुनाकर करती हैं। फिर अदर फंक्शंस, इसके बाद अदर फंक्शंस भी होते हैं, कुछ अन्य कार्य भी होते हैं या विविध कार्य भी बोल सकते हैं, जिसे जो बैंक इसके अतिरिक्त भी करती है। तो इसे वन बाय वन देखेंगे। सबसे फर्स्ट है कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। बैंक अपने कस्टमर को मूल्यवान जो उनकी संपत्ति होती है, जेवर है, सिक्योरिटीज़ है या महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार के लॉकर की सुविधा जो है वो भी प्रदान करती हैं, जिसमें ग्राहक अपनी वस्तुएं रखते हैं। और इस लॉकर की 2 चाबियां होती है, जो एक बैंक के पास होती है और एक चाबी जो है ग्राहक के पास होती हैं, और दोनों के लगाए बिना लॉकर जो है उसे खोला नहीं जा सकता है। इस तरह से ऐसी अन्य सुविधाएं जो है वो भी बैंक अपने ग्राहक को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की व्यवस्था। बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं उनके लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन इस संबंध में उन्हें अपने देश में जो भी मुद्रा प्रचलित है या प्रचलित विदेशी मुद्रा संबंधी कानून का पालन करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेवलर्स चेक्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट्स। कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को जो विदेशों में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं ऐसे यात्रियों को चेक अथवा साख पत्र देते हैं, जिनकी सहायता से किसी भी देश में वह निश्चित रकम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं जिससे कस्टमर को विदेशों में नगद नहीं ले जाना पड़ता है, इस तरह की कई जोखिम जो होती है उससे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह की सुविधाएं भी बैंक प्रदान करता है। इसके बाद प्रोविज़न ऑफ कंजम्पशन क्रेडिट, उपभोग साख प्रदान करना। विकसित देशों में जहां जनता का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है और उपभोग की वस्तुएं बेचने में अत्यधिक कंपटीशन है, बैंक इस तरह से स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, ऐसी अनेक प्रकार की जो मशीनें होती हैं, मोटर कार आदि प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करते हैं। वैसे देखा जाए तो विकासशील देशों में भी इस तरह की सुविधाएं दी जाने लगी। जैसे किसी व्यक्ति को कार खरीदना है तो उस कार खरीदने में बैंक जो है उस व्यक्ति की क्या करता है, हेल्प करता है। वे अपने ग्राहकों को उन वस्तुओं की उपलब्धि ऋण पर करा देता है। बैंक इन वस्तुओं के व्यापारियों को अग्रिम भुगतान या एडवांस पेमेंट कर देते हैं तथा ग्राहक इनकी रकम किस्तों में वसूल करते रहते हैं। भारत में भी इस तरह के कुछ बैंक हैं जो इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो देने लगे हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स
एंड ट्रेनिंग। आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रशिक्षण। प्रायः सभी बड़े बड़े बैंक, बैंकिंग, वित्त, फाइनेंस या ट्रेड से रिलेटेड आदि इससे संबंधित अनेक प्रकार के जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं और उनको समय समय पर प्रकाशित भी करवाते हैं, जिससे जनता तथा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सूचनाएं समय समय पर मिलती रहे और जानकारी भी उन्हें प्राप्त होती रहे। इसके अतिरिक्त अनेक अच्छे बैंकों द्वारा पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती है, जिनमें दिए गए लेखों से विविध आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। इस तरह से ये फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।